हेलो बच्चों। तो दो लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है तीसरा लेक्चर। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या बात की थी बेटा? पिछले दो लेक्चर्स में हमने बात की थी कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, और ओम्स लॉ क्या है, यानी करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किए थे ओम्स लॉ और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। आज हम करने वाले हैं नए टॉपिक को, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी वायर के या किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। रेसिस्टिविटी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो स्वागत है आपका। मैं हूं भावुक शर्मा। 20 सालों का अनुभव लेकर के आपके सामने लाए हैं 10th क्लास फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो बात करें बेटा कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आप लोगों ने जैसे कभी नोट किया होगा कि अगर कोई वायर है, उस वायर की लेंथ अगर बहुत कम है ना, उस वायर की अगर लेंथ बहुत कम है, उसमें अगर हम किसी बल्ब को अगर जलाएं तो बहुत ही फास्ट ग्लो होता है, बहुत ही अच्छा ग्लो होता है। लेकिन वहीं अगर हम उसकी लेंथ को बहुत बढ़ा दें, बहुत लंबा वायर ले लें, तो जितना इंटेंसिटी से वो कम लेंथ में ग्लो करता है, उतनी इंटेंसिटी से वो ज्यादा लेंथ में ग्लो नहीं करता। मोटा वायर लेंगे तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, पतला वायर लेंगे तो बल्ब कम ग्लो करेगा, है ना। अगर आप सिल्वर का वायर लें, कॉपर का वायर लें, एल्यूमिनियम का वायर लें तो ज्यादा ग्लो करेगा। वहीं आप आयरन का वायर ले लें, आप किसी और मेटल का वायर लें तो वो कम ग्लो करेगा। तो इन्हीं बातों को हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आपके चार बातों पे डिपेंड करता है। किस किस बात पे डिपेंड करता है बेटा? एक डिपेंड करता है कि जो वायर आपने लिया है उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। सेकंड डिपेंड करता है कि जो वायर आपने लिया है वो कितना मोटा लिया है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जिसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा डिपेंड करता है कि वायर आपने कौन से मेटल का लिया है, वो आपने एल्यूमिनियम का वायर लिया है, कॉपर का वायर लिया है, या किसी और मेटल का वायर लिया है। और फोर्थ डिपेंड करता है वो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। कैसे बेटा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक लंबा वायर लें, है ना, तो लंबा वायर अगर आप लेंगे तो लंबे वायर के अंदर जो करंट का फ्लो है वो कम होगा, करंट आपको कम मिलेगा। करंट कम क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पर लेंथ बहुत ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है ना। रेजिस्टेंस है क्या बेसिकली? रेजिस्टेंस की हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस एक रुकावट है ना, करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। अब एक बात बहुत सिंपल सी, आप लोग उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रास्ता जितना लंबा होता है रुकावटें उतनी ज्यादा आती हैं, है ना। रास्ता जितना लंबा होता है रुकावटें उतनी ज्यादा आती हैं। तो किसी भी करंट का रास्ता जितना लंबा होगा, मतलब मेटल जो है, उस मेटल का जो वायर है उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। रेजिस्टेंस जो होता है बेटा क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना लंबा वायर उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। सेकंड अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या बेटा? थिकनेस, है ना, तार की मोटाई। तो आपने कभी देखा होगा कि अगर हम किसी पतले वायर से किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को जोड़ करके उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो वायर जो है ना वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वायर जल जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायर जितना पतला होगा उसमें से करंट उतना कम फ्लो करेगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर वायर आप मोटा ले लोगे, है ना, तो जितना मोटा वायर होगा उसकी जो थिकनेस होगी वो जितनी ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और उसमें से उतना ज्यादा करंट फ्लो कर सकेगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर मैं आपको एक संकरी गली के अंदर गाड़ी चलाने के लिए कहूं या पैदल ही चलने के लिए कहूं, तो संकरी गली में आप उतना तेज नहीं चल सकते,
लेकिन अगर आपको एक लंबा चौड़ा रास्ता दे दिया जाए, एक हाईवे दे दिया जाए, है ना, 6 लेन हाईवे दे दिया जाए, एक्सप्रेस वे दे दिया जाए गाड़ी चलाने के लिए, तो आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी स्पीड से चला सकते हैं मतलब करंट उतना स्पीड से दौड़ सकता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मोटा वायर होगा, उसकी थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, उसका एरिया जितना ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी सेकंड जो हमारे पास रिलेशन आता है दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो दो तरह की यहां बातें होती हैं कि अगर आप शॉर्ट लेंथ का वायर लेते हैं, थिक वायर, है ना, तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम चाहिए तो आप शॉर्ट लेंथ लेंगे और मोटा तार लेंगे। और अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप एक लॉन्ग वायर लेंगे और वो थिन होगा, पतला होगा। यानी रेजिस्टेंस हाई लेना है तो लेंथ कम, थिकनेस ज्यादा। रेजिस्टेंस लो लेना है तो थिकनेस क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए, और लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, वैसे चाहिए नहीं होता है, कोई नहीं चाहता कि वे रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आपकी जेब पर उतना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बिजली का बिल भी उतना ही ज्यादा आएगा। इसलिए फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं तो धनाढ्य हूं, पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं तो गवर्नमेंट को खूब पैसा दूंगा, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लंबा वायर लें और पतला वायर लें। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। इस बात को ध्यान रखें आप कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके स्क्वायर ऑफ डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस मेटल से बना है, किस मटेरियल से बना है। तो हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि सिल्वर जो है उसका सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्योंकि बहुत महंगा है, इसलिए या तो आप अपने घरों में केवल तार लगवा सकते हैं, घर बनाने के लिए सोच सकते हैं, है ना भाई। अगर आप पूरे घर में वायरिंग सिल्वर की कराएंगे तो मकान से ज्यादा कॉस्टिंग तो वायर की पड़ेगी, इसलिए सिल्वर को हम लोग यूज नहीं करते। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है कॉपर और एल्यूमिनियम। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं, या पुराने टाइम में एल्यूमिनियम के हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है और उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, डिपेंड करता है कि वो किससे बना हुआ है। यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक अगर हम कॉपर मेटल से और एक नाइक्रोम अलॉय से बना हुआ तार ले लें, है ना, नाइक्रोम, नाइक्रोम आपने देखा होगा जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं, आजकल तो घरों में एलईडीज आ गई हैं, बाकी पुराने टाइम पे जो बल्ब होते थे उन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता था, अगर आपने देखा हो, है ना, तो ये जो फिलामेंट होता था, ये फिलामेंट किसका है बना हुआ होता है बेटा, नाइक्रोम का, है ना। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम ज्यादा होता है किससे, कॉपर वायर से। मतलब कि अगर आपने आपके घर में नाइक्रोम वायर की वायरिंग कर ली, है ना, तो आपका जो बिजली का बिल आने वाला है वो 60 टाइम ज्यादा आने वाला है। मतलब अगर अगर आपका बिजली का बिल अभी 5,000 रुपए आता है, कितना बेटा, 5,000 रुपए आता है, तो अगर आपने नाइक्रोम का वायर यूज कर लिया तो वो बिल आपका 3 लाख रुपए आने वाला है ना। तो कोई नहीं चाहेगा कि इतना बिल पे करे। तो कुल मिला के बात क्या है कि अगर आप जो भी कंडक्टर है उसका नेचर चेंज कर देंगे, उसका मटेरियल का नेचर चेंज कर देंगे, तो उससे रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के लिए आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक वायर लें, है ना, उस वायर से एक बल्ब को कनेक्ट करें, और बल्ब को कनेक्ट करने के बाद उस वायर को एक कैंडल से आप गर्म करें। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वायर गर्म होता जा रहा है वैसे वैसे जो बल्ब है ना वो बल्ब डिम होता जाएगा। फिर कैंडल हटा दें, फिर जैसे जैसे वायर ठंडा होगा वैसे वैसे बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे करंट कम होता जा रहा है, बल्ब जो है वो उसके ग्लो की इंटेंसिटी
कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो ये वही बात बोली जाएगी क्या कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स increases on raising the temperature and decreasing on lowering the temperature। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो अगर आप सुबह बोले कि रेजिस्टेंस लो रखना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई रखना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, हाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है रेसिस्टिविटी। क्या बेटा, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसके लिए आप लोगों ने अभी दो इक्वेशन पढ़ी कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करके लिख दूं तो मैं कह सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। आप सबको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बेटा, रो। ये जो रो है इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर। क्या बोलते हैं बेटा, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर। अब आपको पता पड़ रहा है कि ये कांस्टेंट है। ये क्या बेटा, कांस्टेंट है। मतलब कि आप चाहे लेंथ बढ़ाओ चाहे घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेसिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी फिक्स होती है, कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स होती है, वैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की रेसिस्टिविटी फिक्स होती है। आप रेसिस्टिविटी को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। रेसिस्टिविटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहूं कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर आप यहां से रो निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, R इंटू ए बाई एल। ठीक है, अब किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो वेरिएबल्स को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो a है इसको अगर मैं मान लूं 1 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है उसको मैं मान लूं 1 मीटर। मतलब मैं ये मान लूं कि ये जो वायर है इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका जो एरिया है, थिकनेस है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों ही 1 हो जाएं तो रो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, R के इक्वल। यानी रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी है कब, जब स्पेसिफिक कंडीशंस हो। क्या स्पेसिफिक कंडीशंस हो, कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मस्ट बी 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर मस्ट बी 1 मीटर। तो स्पेसिफिक कंडीशन जब हमारे पास आ गई, क्या स्पेसिफिक कंडीशन है बेटा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक कंडीशंस में जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसीलिए रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। तो दो फैक्टर्स हमने पढ़े, क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा रो एल अपॉन ए और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा क्या, रो। इसी रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, R इंटू ए बाई एल। यहां पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ क्या है, एल क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो देखिए इसी बात को हमने डिस्क्राइब किया है, रेसिस्टिविटी रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। R क्या है, रेजिस्टेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ जो है वो एल जो है वो लेंथ है। ठीक है, इसी तरह से रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। अभी हमने बात की कब, जब लेंथ जो है वो 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, तो रो का जो फॉर्मूला होता है बेटा, हमने क्या पढ़ा अभी, R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बताइए, आपको इससे पहले लेक्चर में हमने बताया रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसमें निकालते हैं, मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द वायर किसमें निकालते हैं, मीटर। तो यहां से कैंसिल हो गया, यूनिट क्या है बेटा, ओम मीटर।
क्या यूनिट आई? ओम मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा यूनिट क्या है रेसिस्टिविटी की, तो रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज ओम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट एक बात की कि रेसिस्टिविटी एक सब्सटेंस की जो है वो लेंथ पे या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। दो बातों पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ द मेटल, किस मेटल से बना हुआ है, अभी मैंने बात की हर वायर के एक अलग अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कुछ मेटल्स आपको गिवन है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है। तो आप देखें यहां से इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे लो होती है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे लो है। आप देखें 1.60 × 10⁻⁸। सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम, थर्ड नंबर पे सॉरी कॉपर एंड थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम। तो अगर आपसे कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछे हम लोग तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। लेकिन हमने बात की कि सिल्वर को हम घरों में यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते हैं? बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए घरों में जो वायर्स यूज होते हैं वो कौन से मेटल के होते हैं बेटा? कॉपर के। ठीक है। उसी तरह से देखें निकल का, फिर आयरन का, फिर क्रोमियम का, फिर मरकरी का, फिर मैग्नीज का। अब आप देखेंगे आगे कि मैग्नीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, जो कि एक अलॉय है कॉपर का, मैग्नीज का और निकल का। फिर कॉन्स्टेंटेन जो कि कॉपर और निकल का अलॉय है, नाइक्रोम जो कि निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का अलॉय है। ठीक है। तो इनके जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत हाई है। नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी कितनी है बेटा? नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा है 110 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अलॉयज होते हैं इनका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। यानी प्योर मेटल की अगर बात करें तो यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बोर्ड्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, है ना, हीटिंग एलिमेंट्स किसके, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक कैटल देखी होगी, जैसा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी प्रेस, है ना, आप लोगों ने गीजर देखा हुआ है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक हीटर देखा हुआ है, आप लोगों ने बल्ब देखा हुआ है। तो इनके अंदर जो स्प्रिंग जैसी लगी होती है ना, वो हीटिंग एलिमेंट है, जिसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो गर्म हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गर्म क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ना। एक बात सिंपल से सोचे कि आप चल रहे हैं, आप दौड़ना चाहते हैं लेकिन कोई आपको रोक रहा है, या मैं सिंपल से बात करूं कि आप एक फ्लैट रोड पे दौड़ रहे हैं और वहीं आप बालू मिट्टी के अंदर दौड़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी जल्दी गर्म कहां पे होगी? ऑब्वियस सी बात है मिट्टी के अंदर। क्यों होगी मिट्टी के अंदर? क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या है बेटा? मिट्टी के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। मिट्टी में आप उतना तेज नहीं भाग पा रहे हैं जितना फोर्स लगा रहे हैं, जबकि रोड पे आप बहुत इजीली भाग पा रहे हैं। वहीं अगर आप स्केट्स पहन करके स्केटिंग करते हुए दौड़े तो और भी आप फास्ट दौड़ सकते हो और बॉडी गर्म नहीं होगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यानी कि रुकावट जितनी ज्यादा होगी, हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हीटिंग एलिमेंट्स हमेशा अलॉयज के ही क्यों बनते हैं, है ना। तो इसका रीजन क्या बेटा? वो अलॉय के ही क्यों बनते हैं? क्योंकि अलॉय जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, पहली बात। दूसरी बात जो है ना बेटा, अलॉय जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा लेस रिएक्टिव होते हैं। तो लेस रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है? लेस रिएक्टिव होने के कारण अगर वो गर्म होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। बाकी नॉर्मल अगर आप कोई एलिमेंट ले लें, नॉर्मल कोई मेटल ले लें, उसको अगर आप हीट करें, रेड हॉट होने पे क्या होता है बेटा? वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है ना, और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन इन एलिमेंट्स को आप कितना भी गर्म कर लें, इनका ऑक्सीडेशन, अलॉयज को आप कितना भी गर्म कर लें, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ऑक्सीडेशन नहीं होने के कारण इनमें बर्निंग भी नहीं होती है। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, सेमीकंडक्टर्स की बात करें हम लोग, जैसे जर्मेनियम और सिलिकन। तो जर्मेनियम और सिलिकन की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है, इसलिए इनको सुपर कंडक्टर्स भी कहा जाता है। इनके सुपर कंडक्टर्स बनाए जाते हैं। किसके बेटा? जर्मेनियम और सिलिकन के क्या बनाए जाते हैं?
सुपर कंडक्टर्स बनाने में काम आते हैं ये। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका रेसिस्टिविटी बहुत लो है। वही इंसुलेटर्स की बात करें तो इनका देखिए 10 की पावर 14, ये तो -8 में चल रहा है, 10 की पावर 12, 13, 16, 17। तो जितने भी इंसुलेटर्स हैं, जैसे ग्लास हो गया, पेपर हो गया, डायमंड हो गया, रबर हो गया, इबनाइट हो गया, ठीक है, इनमें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी इतनी हाई है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिल्वर मेटल बेस्ट कंडक्टर, मैंने आपको बता दिया। अलॉय इसका हाई होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया प्योर मेटल से। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो अलॉयज के ही बने होते हैं। क्यों बने होते हैं ये भी हमने बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि अलॉय जो होता है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसका बर्न नहीं होगा, और दूसरा इनका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। जैसे नाइक्रोम अलॉय है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, वाटर हीटर्स, गीजर्स, हेयर ड्रायर्स, इन सब के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का यूज होता है। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है और वो नॉन रिएक्टिव होता है। तो वही दो बातें आपको यहां बतानी है कि नाइक्रोम जो है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, पहली बात, और दूसरा नाइक्रोम जो है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर्स का मतलब इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स से थोड़ा ज्यादा होगी, है ना, कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7। तो लेंथ आपको दे रखी है बेटा 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -2। आपको फॉर्मूला पता है, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, और 2 मीटर हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी ये दे रखा आपको 1.7 इंटू 10 की पावर -6। तो रो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर इंटू ए कितना गिवन है? 2 इंटू 10 की पावर सॉरी 1.7 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एल, 2 मीटर, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। यूनिट लगाना कभी ना भूलें, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है आपको 0.5 mm, है ना, और इसकी रेसिस्टिविटी आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10 पर -8। तो एक तो रेजिस्टेंस के लिए लेंथ पूछ रहा है जब रेजिस्टेंस 10 ओम हो तो, और दूसरा है बोला कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, डायमीटर को डबल कर दे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप डबल कर दें इसको तो ये 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है लेंथ पूछ रहा है आपसे, तो आर इक्वस टू सॉरी रो इक्वस टू आर इंटू ए बाई एल। यहां से अगर आप एल निकालना चाहें तो आर इंटू ए बाई रो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है निकलता है पाई आर स्क्वायर से। किससे निकलेगा बेटा? पाई आर स्क्वायर से। और आर आपको पता है किसके इक्वल होता है? डी बाई 2 के। तो डायमीटर आपको कितना गिवन है बेटा? 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि रेजिस्टेंस आपको मीटर में गिवन है। तो 0.5 मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0.5 अपॉन मिली मींस 10⁻³ ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ या मैं बोल सकता हूं 5 इंटू 10⁻⁴। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा आर आपको गिवन है कितना? 10 ओम। एरिया आपको कितना गिवन है बेटा?
पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू आर। आर कितना निकाला हमने 5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन रो। रो कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? बाकी देख लो आप 22 5 जो 110 1100 अपॉन 16 7 102 10.2। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे तो ये कितनी बार कटेगा लगभग बेटा? ये आपका कट जाएगा लगभग 90 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। इसको आप सॉल्व कर लेना आगे जो भी है। तो इतना मीटर जो है इसकी लेंथ होगी। किस चीज के लिए बेटा? जब आपको रेजिस्टेंस कितना चाहिए 10 ओम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6 ओम रेजिस्टेंस आर आपको गिवन है कितना बेटा 6 ओम। इसको एक डबल कर देता है फोल्डिंग। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है ना, उसके एरिया को इन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, इस डबल डब बाई फोल्डिंग कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इसका जो एरिया है वो ए ले लो फर्स्ट कंडीशन में, फोल्ड कर दिया इसको तो ये 2a हो जाएगा और लेंथ जो है वो l/2 हो जाएगी। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला आपको पता है r इंटू ए अपॉन एल। r कितना गिवन है बेटा 6 ओम। a कितना है पहले केस में a है और l है, और दूसरे केस में इससे रो निकाल लो आप, है ना, तो रो कितना आ जाएगा 6a अपॉन एल। अब सेकंड केस में हमें r निकालना है, तो रो का फॉर्मूला क्या होता है, r क्या होता है बेटा रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो तो आपने निकाल लिया, कितना है निकाला 6a बाई एल इंटू एल। एल अब कितना हो चुका है बेटा l/2 और एरिया कितना हो चुका है बेटा 2a। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा l से l कैंसिल 6a अपॉन 2 टू जा 4a। कितना आ जाएगा बेटा r 4 1 जा 4 1.5 ओम। तो देखिए पहले रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.5 ओम। हमने क्या किया, इसने क्वेश्चन क्या बोला, इसने बोला कि एक वायर है इसको फोल्ड करके इसकी थिकनेस को तो डबल कर दिया। अब सीधी सिंपल सी बात है कि वायर है उसको मैंने फोल्ड करके डबल कर दिया तो उसकी लेंथ तो आधी हो जाएगी ना बेटा। तो लेंथ जो है वो आधी हो गई और एरिया बढ़ गया। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा और अगर एरिया बढ़ेगा तब भी रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस घट के कितना रह गया 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट देखें, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लेंथ 300 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर मेड ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी इसकी इतनी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सेम वही रो इंटू एल अपॉन ए। रो कितना गिवन है बेटा आपको, रो गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू एल, यानी कि लेंथ आपको गिवन है 300 मीटर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वह है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻⁻1, यानी कि ये आएगा आपका 30 ओम। कितना आएगा बेटा 30 ओम। नेक्स्ट है व्हेन द डायमीटर ऑफ अ वायर इज डबल्ड इट रेजिस्टेंस बिकम्स, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, डायमीटर को डबल कर दें तो 6 से कितना हो रहा था बेटा 1.5, 4 टाइम्स कम हो गया, है ना। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम, देन द रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट। अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस से लगभग 60 टाइम ज्यादा होता है, मतलब उसका 60 ओम होगा। आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है। द डायमीटर ऑफ रेजिस्टेंस वायर हाफ्ड, डायमीटर को अगर हाफ कर दे
तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायमीटर हाफ कर दिया तो हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस जो है वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपने डायमीटर को हाफ कर दिया, हाफ कर दिया मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 2, है ना, का स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो आर डेस कितना आ गया बेटा 4 टाइम्स आपका जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, है ना, हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। 72 देखिए, एन इंसुलेट क्या बोल रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ सर्टेन मीटर 0.6 ओम, 0.6 ओम मीटर का मतलब कि एक सुपर कंडक्टर हो सकता है, एक सेमी कंडक्टर हो सकता है ना, क्या बेटा के सेमी कंडक्टर, अभी हमने पढ़ा था सिलिकॉन और जर्मेनियम का। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू रो इंटू ए अपॉन एल, डबल कर दिया तो रो इंटू 2a अपॉन एल, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपके, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल डिपेंड्स ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कौन से फैक्टर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। रेजिस्टेंस हमने बात की थी कि दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा उसका टेम्परेचर पे। 8th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ्ड, आधा कर दिया जाए एरिया को, है ना, आधा कर दिया एरिया को मतलब, तो आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो इंटू एल अपॉन ए पहले केस में, दूसरे केस में क्या कर दिया बेटा, इसको हाफ कर दिया, यानी कि ये 2l बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम R1 अपॉन R2 लें तो क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू एल अपॉन ए अपॉन रो इंटू 2l अपॉन ए, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, बचेगा 2, ए से ए कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं R2 इक्वल टू 2R1, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू रेसिस्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम पोर्शन हम कर चुके हैं, थोड़ी बहुत एक लेक्चर इसका और बाकी है। इसके बाद आप लोग कौन सा लेक्चर चाह रहे हैं क्लास 10th से, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा।